Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are with the topic of the price elasticity of the demand. Demand, that's mean if we have the desire of to purchase something and we have ability and capacity to purchase it, so it becomes the demand. And then we also learn that the law of demand. Law of demand, that means the relationship with the prices is called the law of demand. And we observe that the relationship of the demand with the prices is the negatively sloped. And so now what we are learning today actually price elasticity of the demand. In the price elasticity of demand हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि what is the definition, what is the method how we calculate the price elasticity of demand. So first of all, we learn the very basic and fundamental definition is that the percentage change in the quantity demanded in response of the percentage change in the prices. So this is called the price elasticity of the demand. मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ. So we may also define the price elasticity in different ways. One thing is that कि percentage change जो quantity demand में आ रहा है in response of percentage change in prices, ये एक price elasticity. Very simple definition, mathematical definition, that the percentage change demanded divided by the percentage change in the price is called the price elasticity. Or we may define in another way as well, the percentage change in the quantity demanded by the 1% increase in the price of that commodity. So these are different definitions of the price elasticity. Number one is that what is the basically formula of the price elasticity, how can we calculate. So by using this definition we will try to develop a formula. First of all, percentage change in the quantity. So actually जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका रिस्पॉन्सिव वेरिएबल है, वो आपका क्वांटिटी है. सो परसेंटेज चेंज मीन दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द चेंज. चेंज मीन डेल्टा क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू. सो दिस इज ओरिजिनल क्यू एंड देन दिस इज अ चेंज इन द क्यू. अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये परसेंटेज बन जाएगी. ओके फाइन. नाउ दिस इज इन द न्यूमरेटर. इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव द परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस. सो मीन ओके विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो दिस इज, अगर मैं उसका ये तो परसेंटेज बन जाएगा यानी चेंज, और उससे अगर मैं प्राइस से डिवाइड करा दूँ. सो दिस इज बेसिकली द प्राइस इलास्टिसिटी. सो वी रिप्रेजेंटेड बाय साइन एप्सिलॉन. डिफरेंट लिटरेचर में आपको डिफरेंट साइन मिल सकते हैं. साइन इज़ नो मच इम्पॉर्टेंट. डेसिमल कुछ लोग ई यूज़ करते हैं, कोई स्मॉल ई यूज़ करते हैं, कोई एप्सिलॉन यूज़ करते हैं. सो एंड वी विल गिव द सबस्क्रिप्ट P, that's mean this is a price elasticity, and this is the basically the formula. अब इसको हम simplified form में भी लिख सकते हैं कि वो उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो रहा है. सिर्फ डेफिनेशन को समझाने के लिए ज़रूरी था. और हम ये कहते हैं कि अगर हम यूँ भी लिखना चाहें कि चेंज इन क्वांटिटी एंड देन ये वाली टर्म अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो वो हमें इस तरह इन्वर्स हो जाएगी. एंड देन हम इसको एक और इजी शक्ल में अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. और अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म को P ओवर Q से, तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी मिल सकती है. सो वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस फार्मूला. जस्ट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस एंड P ओवर Q. अब आगे थोड़ा सा मैं इसको समझाने की ज़रूरत करूँगा कि आपके पास बेसिकली जब डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप बनता है तो बेसिकली एक डिमांड कर्व आ जाता है. सो दिस इज द लीनियर डिमांड कर्व, सिंपल डिमांड कर्व, इन विच वी हैव द क्वांटिटी डिमांडेड, वन इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द प्राइस. दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ द कर्व. सो यही इक्वेशन है ना. अगर आप देखें सिंपल मैथमेटिक्स में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही होती है. सो बेसिकली जो b है ये आपका स्लोप होता है. सो वट एवर वैल्यू हेयर इज इज कॉल्ड द स्लोप एंड द साइन ऑफ दिस वैल्यू इज शोज दैट कि आपका कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा या नेगेटिवली स्लोप्ड होगा. तो हमें जो डिमांड कर्व मौसूल हो रहा है वो उसका स्लोप नेगेटिव है. सो दिस इज आल्सो
प्रूव्स फ्रॉम दी लॉ ऑफ डिमांड के क्वांटिटी डिमांडेड नेगेटिवली रिलेटेड होगी प्राइस के साथ। यहाँ तक हमें बिल्कुल हमारी जो है एज पर अंडरस्टैंडिंग बात है। अब देखना ये है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। सो हमने देखा कि अगर हम इस डिमांड कर्व में प्राइस 1 रखते हैं, तो प्राइस अगर यहाँ 1 रखें तो 2 1 2 एंड 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सो प्राइस 1 पे आपको क्वांटिटी 8 डिमांड हो रही होगी। एंड देन इफ़ वी यहाँ पर हम प्राइस 2 रखते हैं तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी डिमांड 6 मिली होगी। सो अगेन इट इज़ नेगेटिवली प्रूव दैट कि ये नेगेटिवली रिलेटेड है कि प्राइस में इजाफे से क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़ई हो रही है। यहाँ पर आपने बेसिकली प्राइस को इंक्रीज़ किया है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़ई हुई है। सो दिस इज़ वेरी क्लियर। अब देखना ये है कि दिस इज़ द बेसिकली डिमांड कर्व एंड वी वांट टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दिस डिमांड कर्व। अब यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली होती है वो आप किसी एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर हम इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालना चाहें तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमें उसके लिए कभी प्राइस, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ है चेंज का, तो दैट्स मीन हमें चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्राइस मिल जाए और डिमांड कर्व हो तो हम चेंज इन क्वांटिटी खुद ड्राइव कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी फॉर दिस फार्मूला, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी दैट्स मीन कि आपकी जो क्वांटिटी है वो नई क्वांटिटी आपके पास 6 है और प्रीवियस वन इज़ 8, तो ये आपके पास हो जाएगा कि न्यू माइनस प्रीवियस दैट्स मीन 6 माइनस 8। ओके, और जब आपके प्राइस में इजाफा हुआ है वो आपकी न्यू प्राइस 2 है और प्रीवियस प्राइस आपके पास 1 है, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय हमें वहाँ पर उसकी प्राइसेस रखनी होंगी। सो दिस इज़ बेसिकली द प्रीवियस प्राइसेस दैट्स मीन P नॉट एंड Q नॉट। बिकॉज कि आप देखें यहाँ पर वही बोला था कि चेंज इन प्राइसेस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस प्राइसेस, क्योंकि ये एक रिलेटिव सेंस है, एक रिलेटिव मेजरमेंट है कि ये चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ द प्रीवियस प्राइस? प्रीवियस प्राइस इज़ 1 एंड व्हाट इज़ द प्रीवियस क्वांटिटी? प्रीवियस क्वांटिटी इज़ 8। इसका जो आंसर होगा वो हमें बताएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व एट दिस पॉइंट क्या आ रही है। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है आपका -2, या के बाद बनता है 1, या के बनता है 1, या के बनता है 8। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आंसर इज़ -1/4 दैट्स मीन -2.5। हाँ, अब यहाँ पर हमें इसको देखना होगा। सो हम भी कहते हैं कि इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि ये क्या चीज़ हमें समझ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज़ नेगेटिव। इफ़ द आंसर इज़ नेगेटिव दिट इज़ शोइंग दैट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जो हमें पता चला कि अगर प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड में कमी वाकई होगी। इट्स आल्सो कन्फर्म दैट। अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टर्म, कि हम उसमें प्लस या माइनस नहीं देखते। हम कहते हैं कि आंसर आ रहा है 1/4 यानी कि 0.25। सो 0.25 इज़ बेसिकली शोइंग दैट कि अगर 1% प्राइस में इजाफा किया जाए, 1% प्राइस में इजाफा किया जाए तो 0.25% के साथ आपकी क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़ई होगी। ये जो कमी वाक़ई होगी दिस इज शोइंग अबाउट द साइन। ये जो नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट देयर विल बी द रिडक्शन विल बी फेस्ड, द डिक्लाइन विल बी फेस्ड इन द क्वांटिटी डिमांड। सो 1% increase in prices will lead to the 0.25% decline in the quantity demanded. So this is totally the concept of the price elasticity. अब हम यहाँ पे इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड किस तरह से शो हो सकती हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको कर्व की मदद से समझना पड़ेगा, जो हमारे बेसिकली डिमांड कर्व होता है। इसके अंदर आपको हम 2 कमोडिटीज़ के डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करते हैं और उससे समझते हैं कि कौन सी जो हमारी कर्व्स हैं वो इलास्टिक हैं और कौन सी जो हैं वो इनइलास्टिक हैं या लेस इलास्टिक है। प्राइस के क्वांटिटी
का डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है. ओके, so this is the, let's suppose, the demand curve of commodity X, and this is another demand curve. This is a commodity Y. Both are the demand curve, and the quantity increasing, that's mean if the price will decrease. If the quantity is decreasing, that's when price will increase. This is a negatively sloped curve. देखिए, इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो एक पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इस पर एक स्पेसिफिक Q मिल रहा है और इस पर स्पेसिफिक P मिल रहा है. इसको हम नॉट के साथ शो कर देते हैं. दोनों कर्व की, यानी दोनों कमोडिटीज़ की इलास्टिसिटी एक जैसी हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं. ये हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी है. सो हमें बताता ये है आंसर कि जिस कर्व की स्टीपनेस ज़्यादा होगी वो कम रिस्पॉन्सिव है प्राइस के साथ. जब वो प्राइस के साथ कम रिस्पॉन्सिव है तो उसकी इलास्टिसिटी होगी कम. और जिस कर्व की स्टीपनेस कम है, फ्लैटनेस ज़्यादा है, वो प्राइस के साथ ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज कमोडिटी एक्स की हम बात करते हैं और कमोडिटी एक्स में हम प्राइस में इजाफा कर रहे हैं. पी नॉट से जा रहे हैं P1 पे. सो आप ये देखिएगा, मैं इसको इजाफा करता हूँ और मैं यहाँ तक आता हूँ. ठीक है, P1 तक. ओके, सो प्राइस में इजाफा क्वांटिटी में कमी वाक़ करेगा. देखते हैं dx पे कितनी कमी वाक़ हुई. सो यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी जो 1 आई है उसमें आपको इतनी कमी का सामना करना पड़ा है, इतनी प्राइस इंक्रीज के साथ. और दूसरा कर्व है वो भी इसी ही ग्राफ पे प्लॉट है. सो वी आर यूजिंग द डिफरेंट कलर एक्चुअली एंड वी आर गोइंग टू प्लॉट के वो क्योंकि एक्स के मुकाबले में ज़्यादा स्टीपनेस है तो हमने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो लेस इलास्टिक होगा, लेस रिस्पॉन्सिव होगा प्राइस के साथ. तो हम इसको इतना ही इजाफा जितना हमने उसकी प्राइस में किया था और उतना ही इजाफा अगर हम उसको आगे बढ़ा दें तो अब इसकी क्वांटिटी में कितनी कमी वाक़ई होगी. तो इसको हम जब यहाँ पे लेके आते हैं तो वो हमें यहाँ मिलता है. दैट्स मीन दिस इज़ द Q1 बट दिस इज़ अनदर कमोडिटी. सो वो इजाफा बहुत थोड़ा है. सो ग्राफ इज आल्सो शोइंग दैट कि जो ज़्यादा फ्लैट होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा क्योंकि प्राइस में सेम इजाफा किया दोनों कमोडिटी की. सो कमोडिटी एक्स ने ज़्यादा रिस्पॉन्स किया, कमोडिटी वाई ने कम रिस्पॉन्स किया, जो ग्रीन कलर से हम शो कर रहे हैं. दिस इज शोइंग दैट बेसिकली कि इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक. सो हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स इलास्टिक है और डी वाई यानी वाई कमोडिटी लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है. हम ये दोनों बातें कह सकते हैं. ये इन इलास्टिक का फैसला हम बेसिकली we basically give the statement on the basis of the amount of the elasticity, the magnitude of the elasticity. So it is very simple कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कर्व की प्रेफरेंसेस, बिहेवियर किस तरह के होंगे. लास्ट केस में डिस्कस करते हैं कि जब यही चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और हम कह सकते हैं कि भाई परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक क्या हो सकता है, उसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो बहुत आसान सी बात है. हमने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपका कर्व जितना स्टीप होता जाएगा, जितना वर्टिकल होता जाएगा, उतना वो लेस इलास्टिक होता जाएगा. सो अगर आपके पास ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है और अगर वो बिल्कुल फ्लैट, वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, सो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली this curve is actually perfectly inelastic. Inelastic mean, हम दोबारा बात को समझने की कोशिश करें, इंटरप्रिटेशन की बात करें कि elasticity mean that the commodity change with respect to prices. So what is happening basically
कि प्राइस के इजाफे में, यानी इधर प्राइस जो भी है उस वक्त भी यही क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, प्राइस बढ़ा दी जाती है फिर भी यही क्वांटिटी डिमांड की जा रही है. सो दैट्स मीन it is not responsive with the prices. So that's mean if this type of the shape, so elasticity will have 0. हमारे पास कोई elasticity आ ही नहीं रही, कोई elasticity हमें मौसूल हो ही नहीं रही. अब देखते हैं कि ये कैसे साबित होता है कि यहाँ पर 0 आती है. बेसिकली what is happening, प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा. इस फार्मूले के मुताबिक क्वांटिटी डिमांड आपके न्यूमरेटर में है. जब चेंज इन क्वांटिटी 0 होगा और चेंज इन प्राइस कुछ ना कुछ होगा तो ये तमाम फार्मूला अपने आप को 0 कर लेगा. सो रूल ऑफ थंब इज दैट इफ द वर्टिकल कर्व इज दैट्स मीन क्वांटिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिव विद प्राइसेस, चेंज इन द प्राइस बट विल नॉट अफेक्ट ऑन द क्वांटिटी. And in this condition, the demand is totally inelastic, perfectly inelastic, and the answer of elasticity is 0, number 1. Now we go on the other case. In the second case, basically what is happening, perfectly elastic. So we said that कि हमने जितना वो flat होगा उतना वो ज़्यादा elastic होगा. हम ऐसा करते हैं, इसको complete flat कर देते हैं. कंप्लीट फ्लैट के अंदर ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है. व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन दिस कंडीशन, ऑन द सेम प्राइस पीपल्स आर इंक्रीजिंग योर डिमांड आर डिक्रीजिंग देयर डिमांड. दैट्स मीन दे आर कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक, कि वो अपनी डिमांड्स को एक ही प्राइस के ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं. इस कंडीशन में हम इसको कैसे एवेल्यूट कर सकते हैं? दैट्स मीन at that time price is not changing, quantity is changing. So again see this formula, if the price is not changing, the commodity is changing, so that's mean change of quantity तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर change in price 0 मिलेगा. And mathematically we can say that कि if there is a 0 in denominator, so the answer of the elasticity will be infinite. So at the time of the perfectly elastic, the elasticity will be infinite. So these are different cases. Number 1, change in quantity with respect to change in price is a simple concept of the price elasticity. And if the demand curve is flatter, that means it's more elastic, and it has a steep curve, so it's less elastic. And what is the properties of the perfectly elastic and elastic? In the curve is perfectly elastic, that means it will be the horizontal curve, and the answer of the elasticity will be the infinite. And if it is a perfectly inelastic, the curve will be the vertical curve, and the answer of the elasticity is